गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एड स्पार्क। सो आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक समराइज्ड वे में अंडर 20 मिनट्स। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने ऑलरेडी इसका फुल चैप्टर का पैराग्राफ बाय पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन भी डाल दिया, वो मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूँगी, वो आप जाके देख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच की सोसाइटी कैसी थी। तो उस टाइम पे लुई 16 रूल कर रहा था, बॉर्बन डायनेस्टी का लुई 16 रूल कर रहा था। और बच्चे उधर ना फ्रांस अंडर लुई 16 वॉज नॉट इकोनॉमिकली वेरी वेल, फाइनेंशियली वो अच्छा नहीं था, क्योंकि बच्चे उन्होंने ना 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की हेल्प की थी। भैया जो अमेरिका है उसका भी कॉमन एनिमी क्या है? ब्रिटेन है। फ्रांस का भी कॉमन एनिमी ब्रिटेन है, तो इसलिए उसने अमेरिका की हेल्प की थी कि वो ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस पा सके। अब जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वो खुद तो टैक्सेस देगी नहीं, वो मनी लेंडर्स से टैक्सेस डलवाती थी। और बच्चे अब जो मनी लेंडर्स थे वो हाई इंटरेस्ट जो है वो लगा रहे थे। और ऑल्सो इतना बड़ा कोर्ट है, एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनिवर्सिटीज़ है, उसे मेंटेन करने के लिए भी पैसा चाहिए। तो वो कहाँ से आ रहा था? वो आ रहा था उन टैक्सेस से। किंग ने भैया टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया और जितना भी बर्डन था वो थर्ड स्टेट पे पड़ गया, वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ? शॉर्टेज हो गई फाइनेंस की, फ्रांस जो है वो हमारा हैवी डेब्ट्स के अंदर जाने लग गया, किंग ने टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिया। अब जो हमारा फ्रांस था वो 3 स्टेट्स पे बेस्ड था। सबसे पहला क्लर्जी, नोबिलिटी, थर्ड स्टेट। जितने भी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे उन्हें टैक्सेस नहीं भरने होते थे। जितना भी बर्डन था मतलब टैक्सेस का वो सीधा थर्ड स्टेट पे आ जाता था, ठीक है। क्लर्जी जो है वो बर्थ से बाय बर्थ ही वो प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे। नोबिलिटी को भी फ्यूडल प्रिविलेजेस मिल जाते थे और थर्ड स्टेट को ऐसे कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे। टैक्सेस का सारा बोझ उन पे ही था। क्लर्जी जो है वो पीजेंट्स से टैक्सेस जो है वो एक्सट्रैक्ट करती थी, जिसका नाम है टिथेस। नोबिलिटी, जितने भी नोबल्स के लोग होते थे, किंग के जो रिश्तेदार होते थे वो नोबिलिटी में आ जाते थे। वो जो है एक टैले नामक का टैक्स एक्सट्रैक्ट करते थे। और जो क्लर्जी उनमें आ जाते हैं जितने भी चर्च के लोग हैं, ठीक है। और थर्ड स्टेट में आ जाते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। देखो जितनी भी बाकी बची कैटेगरी है ना वो सारी इसमें आ जाती है। पहले में जितने भी चर्च के लोग हो गए, सेकंड में राजा के रिश्तेदार, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सारी ये आ गए। थर्ड में जितने बाकी बचे हैं, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोर्ट ऑफिशियल्स हो, और उधर से लेकर पूरा लास्ट तक लैंडलेस लेबर तक, वो सारे किस में आ जाते थे? थर्ड स्टेट में। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए दैट विच स्टेट्स और स्टेट्स इंजॉयड प्रिविलेजेस ऑफ टैक्सेस फ्रॉम बर्थ से कौन सी स्टेट या स्टेट जो है वो प्रिविलेजेस इंजॉय करती थी? तो सोचिए, वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर लिखिए। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसका आंसर लिख लिया होगा या बता दिया होगा। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। क्लर्जी एंड नोबिलिटी को दोनों को ही प्रिविलेज मिलता था कि मतलब टैक्सेस का फ्रॉम बर्थ, उन्हें टैक्सेस नहीं पे करने होते थे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम अपना। सो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रगल टू सर्वाइव कि कैसे जो फ्रांस है उधर जो है खाने के बिलाले पड़ने लग गए। तो देखो, अगर हम बात करें 1715 की, तो 1715 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो थी 23 मिलियन, वेयर एज 1789 तक आते आते वो हो गई थी 28 मिलियन। तो बेसिकली रैपिड इंक्रीज़ आ गया था पॉपुलेशन में। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उन्हें खाना भी चाहिए होगा, जिससे रैपिड इंक्रीज़ आ जाएगा फूड ग्रेन्स में। लेकिन जितने भी ओनर्स थे, जितने भी वर्कशॉप्स के ओनर्स थे, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की जो है वो उन्होंने उनकी तनख्वाह जो है वो सेट कर दी थी, बढ़ाते नहीं थे। तो इससे जो वेजेस है वो उतने नहीं रहे, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ने लग गई, पॉपुलेशन बढ़ने लग गई और सिचुएशन और भी ख़राब हो जाती थी। जब या तो ड्रॉट आ जाता था, सूखा पड़ जाता था या ओले पड़ जाते थे, तो इससे हुआ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सो ये क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर वेयर बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इज एंडेंजर्ड, जहाँ पर जो बेसिक मीन्स होती है, बेसिक चीज़ें होती है रहने की, वो भी ना मिली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जो मिडिल क्लास जो है कम्युनिटी एमर्ज हुई और उन्होंने प्रिविलेजेस में एंड लगाया, कैसे उन्होंने जो प्रिविलेजेस है उन्हें ख़त्म किया। सो देखो, जितने भी पीजेंट्स थे, जितने भी वर्कर्स थे, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो सोशली इकोनॉमिकली चेंज ला सके। तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो जितने भी प्रॉस्पेरस, जितने भी ऐसे रिच या एजुकेटेड मेंबर्स होते थे थर्ड स्टेट की, उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। तो एक पीजेंट्स मिडिल क्लास जो है वो एमर्ज हुए, नए नए आइडियाज़ हुए। अब सोसाइटी क्रिएट हुई किसके बेस पे? कि भाई फ्रीडम आनी चाहिए, सबको इक्वल लॉज मिलने चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, और गवर्नमेंट में ना डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है? कि
एक के हाथ में पावर न रहे, किंग के हाथ में पावर न रहे, जो पावर है वो डिवाइड हो जाए, सो दैट जो किंग है वो पूरी पावर को मिसयूज़ ना कर सके। तो बच्चे कई कई फिलोसफर्स आए, जैसे जॉन लॉक आए, रूसो आए एंड मोंटेस्क्यू आए। जैसे जॉन लॉक है, उन्होंने अपने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में बताया कि कैसे जो किंग को देवता माना जाता है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन है एंड जो एब्सोल्यूट पावर है मोनार्की, उसे हटाना चाहिए। ठीक है, रूसो भी आगे चलते हैं और एक बुक लिखते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर वो बताते हैं दैट गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मोंटेस्क्यू ने लिखी स्पिरिट ऑफ लॉज, जहाँ पर वो डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं कि कैसे जो पावर है वो लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में बट जानी चाहिए। ठीक है, तो अभी ये जितने भी आइडियाज़ थे बच्चे, ये बहुत डिस्कस होने लग गए सैलॉन्स में, कॉफ़ी हाउसेस में। जो लोग मतलब जो लोग पढ़ नहीं सकते थे उन्हें तेज तेज सुना के पढ़ा जाता था। ठीक है, और जो न्यूज़ थी कि लुई 16 जो है वो टैक्सेस बढ़ाने की प्लान कर रहे हैं, ये जो है फैलती गई और लोग जो है इस सिस्टम के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करने लगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, और ऐसे 2 फैक्टर बताने हैं जिसके वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस आया था फ्रांस में। तो डिफाइन तो वही आ जाए कि दैट एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इज एंडेंजर्ड इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस क्राइसिस। एंड पॉपुलेशन बढ़ रही थी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इज रिस्पॉन्सिबल। ये 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर रखा कीजिए, क्वेश्चन आने पर इसका आंसर बताइएगा, फिर आंसर देखेंगे। आप ऐसे करें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे कि कैसे रेवोल्यूशन का आउटब्रेक हुआ, कैसे ये जो रेवोल्यूशन है ये आगे बढ़ा। तो देखो, जो लुई 16 था उसने क्या कर दिए थे, टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए थे। लेकिन बेटा उस टाइम में ना एक के हाथ में पावर नहीं होती थी सिर्फ टैक्सेस को इंक्रीज़ करनी है। किंग को एक स्टेट जनरल की बॉडी बनानी पड़ती थी, जिससे वो जो टैक्स के प्रपोजल उसे पास करेगा और जो किंग है वो टैक्सेस बढ़ा देगा। ठीक है, तो 5 मई 1789 को लुई 16 ने वो असेंबली बुलाई, जिससे वो नए टैक्सेस का प्रपोजल को पास करने के लिए वो परमिशन ले सके। ठीक है, तो एक वर्सलेस के एक हॉल में ये सब हुआ। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव है, फर्स्ट से भी 300 है, सेकंड से भी 300 है। ठीक है, वो ऐसे जो है एक दूसरे की फेस तरफ करके बैठे हुए थे, और जो थर्ड स्टेट है वो 600 मेंबर आए जो कि एकदम पीछे खड़े हुए थे, और जो विमेन थे या जो पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, उन्हें असेंबली में नहीं जाने दिया। तो जो डिमांड्स थी उनकी 40,000 लेटर में लाए थे, एंड जो कौन लाए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स लाए थे थर्ड स्टेट के। तो वोटिंग स्टेट जनरल में ऐसे होती थी 1 स्टेट 1 वोट। ठीक है, तो अगर भैया फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट कह रही है कि टैक्सेस बढ़ने चाहिए, क्योंकि उन्हें तो कुछ बढ़ने नहीं होते टैक्सेस, और एक कह रही है कि भाई नहीं बढ़ना चाहिए, तो ऑब्वियसली सेकंड और फर्स्ट स्टेट की बात मानी जाएगी। तो इस बार जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो डिमांड करते हैं दैट 1 मेंबर 1 वोट, दैट हर एक मेंबर के पास हर एक वोट होना चाहिए। लेकिन किंग ने जब ये उनकी डिमांड जो है डिनाई कर दी, तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो गुस्से में आकर जो है टेनिस कोर्ट से, मतलब जो वर्सेलिस का हॉल था पूरा, उधर से बाहर चले गए और फिर ये मिले इंडोर टेनिस कोर्ट पे, जहाँ पर वो शपथ लेते हैं कि जब तक हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते फ्रांस के लिए कि जिसमें जो पावर है मोनार्की वो कम होगी, तब तक हम नहीं दम लेंगे। सो ऐसे थे मीरा ब्याऊ थे, अब्बीसियस थे, ये उन सबको लेड कर रहे थे। मीरा ब्याऊ जो कि एक नोबल फैमिली से आती थी, लेकिन स्टिल वो फ्यूडल प्रिविलेजेस के खिलाफ थी। सिमिलरली अब्बीसियस थे, वो एक क्लर्जी कम्युनिटी से आते थे, वो एक प्रीस्ट थे, लेकिन फिर भी वो इसके खिलाफ थे, और वो व्हाट इज़ थर्ड स्टेट नामक का एक पैम्पलेट भी लिखते हैं। तो नेशनल असेंबली, उन्होंने अपने आप को क्या नाम दिया, नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली तो बिजी हो गई वर्सेलिस पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वेयर एज एक बहुत गंदी विंटर आई थी, जिससे हार्वेस्ट जो है वो पूरा ख़राब हो गया था जितना भी था, और प्राइस जो है वो बढ़ने लग गए थे, होर्डिंग हो रही थी, छिपा रहे थे, चोरी हो रही थी, जिससे और भी सिचुएशन ख़राब हो गई थी। तो किंग जो है वो ऑर्डर करते हैं कि ये जो एकदम उससे भरा क्राउड है, इसे दबाने के लिए ट्रूप्स को भेजा जाए। तो कंट्री साइड में बच्चे रूमर्स फैल गए विलेज टू विलेज दैट जितने भी मैनर है उन्होंने हायर किया है गुंडों को, जो कि उनके क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय करेंगे। तो बेटा वो इतने ज़्यादा ही डर में पड़ गए दैट पीजेंट्स ने जो है कई सारे टूल्स अपने हाथ में ले लिए और
जितने भी नोबल्स के घर थे उधर अटैक करने लग गए। जितने भी होर्डेड ग्रेन थी, जितनी भी छुपाई हुई ग्रेन थी, उसे लूट कर लिया। जितने भी डॉक्यूमेंट थे जहाँ जो मैनुअल यूज़ कंटेन करते थे उसे उन्होंने जला दिया। एंड कई सारे नोबल्स डर के वजह से नेबरिंग कंट्रीज जो है वो माइग्रेट भी कर गए। तो जब लुई 16 ने देखा कि अब उसके हाथ में बिल्कुल भी पावर नहीं है, तो उसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करते हुए एक्सेप्ट कर लिया दैट हाँ, अब उसकी पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही चेक करेगा। और जितने भी फ्यूडल ऑब्लिगेशंस थे, जितने भी टैक्सेस का बोझ था, जो ऐसा होता था ना कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट ही पे करेगी, वो हट गया। एंड जितनी भी लैंड जो चर्च ओन करती थी वो उन्होंने ले ली गई, जिससे बच्चा फ्रांस का काफ़ी ज़्यादा डेप्थ कम हुआ। ठीक है, तो ये था आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। और ये कब हुआ था बच्चों? 14 जुलाई 1789 को ये बात हुई थी। तो अब हम पढ़ेंगे कैसे फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया। ठीक है, तो ये बेसिकली एक फिगर बताई गई है कि कैसे फ्रांस में एकदम तबाही मच गई थी। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ फ्रांस का इन 1791। तो देखो, जो नेशनल असेंबली है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है वो 1791 में कंप्लीट करती है। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो मोनार्क है सिर्फ उसकी पावर्स को लिमिटेड करना है। एक जो पावर है वो एक के आदमी के हाथ में नहीं आनी चाहिए। तो अब जो पावर है वो तीन मतलब इंस्टीट्यूशंस के बीच में डिवाइड कर दी थी। लेजिस्लेटर के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में और जुडिशरी के बीच में। तो इसमें भी कुछ रूल्स थे कि मतलब जितने भी सारे सिटीज़न हैं उनके पास राइट टू वोट नहीं था। जो मैन जो 25 प्लस के थे और जो उतना पैसा कमा पाते थे कि वो उतना टैक्स पे करें, जो कि एक लेबर की वेज के 3 दिन के बराबर है। फॉर एग्जांपल, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं दैट अगर जो एक लेबर है वो दिन का 100 रुपये कमा रही है, ठीक है, तो 3 दिन में कितने कमाएगी? 300 रुपये। तो जो मैन जो 25 प्लस है और जो इतना कमा पा रहे हैं कि वो इतना टैक्सेस भर दें, वो जो है राइट टू वोट करने के हकदार है। ऑल्सो जितने भी सिटीजन्स थे उन्हें पैसिव और एक्टिव सिटीजन्स के बेस पे डिवाइड कर दिया था। दैट जितने भी मैन हैं, विमेन हैं जो कमाते नहीं हैं या जो 25 के नीचे हैं उन्हें पैसिव सिटीजन्स कह दिया गया था। और जो वो मैन है जो 25 प्लस के हैं एंड जो इतना टैक्सेस कमा पाते हैं कि जो 3 दिन की लेबर की वेज के अकॉर्डिंग उन्हें एक्टिव सिटीजन्स का नाम दे दिया गया था। ठीक है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स के बेस पे स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर ऐसे कई सारे राइट्स थे जैसे राइट टू लाइफ हो गया, या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, या लॉ से पहले इक्वलिटी हो गया कि आप सबको इक्वलिटी मिलेगी। वो नेचुरल राइट जो है इस्टेब्लिश कर दिए गए थे कि जी ये आपके जो है नेचुरल राइट्स है और ये स्टेट की ड्यूटी है कि इन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे एंड ये बाय बर्थ आपको मिलेंगे जो आपसे कोई भी नहीं ले सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कैसे फ्रांस जो है मोनार्की को एबॉलिश करके हटा के रिपब्लिक बन जाता है। तो देखो, जब फ्रांस के राजा लुई 16 ने देखा कि उसके हाथ से अब पावर जा रही है, तो वो सीक्रेट नेगोशिएशंस में एंटर कर गया विद प्रूसिया, साजिशें करने लग गया। तो जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, जितने भी फ्रांस में तहस नहस हो रही थी, तबाही चल रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी इफेक्ट पड़ रहा था कि इन्हें देख के जितनी भी यूरोप भर की कंट्री है उनके लोग जो है प्रोटेस्ट ना करने लग गए, क्योंकि उस टाइम पे डिक्टेटरशिप ही चला करती थी, मोनार्की ही चला करती थी, राजा ही रूल करा करता था। तो उनसे पहले वो कुछ करती, नेशनल असेंबली ने ये वोट कर दी कि एक वॉर होगी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ एंड उन लोगों के खिलाफ, उन किंग्स और एरिस्टोक्रेसीज के खिलाफ जो पूरे यूरोप भर में हैं। तो उस टाइम पे मार्सिलेस जो कि आज नेशनल एंथम है फ्रांस का, वो गाया गया था। रेवोल्यूशनरी वॉर स्टार्ट हुई जिससे बेटा बहुत लॉस हुआ, बहुत इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ लोगों को झेलनी पड़ी। जितने भी मैन थे वो तो फाइट कर रहे थे, जितनी भी वीमेन थी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि उन्हें अपने घर का भी देखना है और उन्हें पैसे भी कमाने हैं। तो जितना भी लार्ज सेक्शन था पॉपुलेशन का वो कहते थे दैट इस रेवोल्यूशन को आगे लेना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो जितने भी पॉलिटिकल क्लब्स थे बच्चे वो बढ़ने लग गए, पॉलिटिकल क्लब्स बनने लग गए, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है इमर्ज होने लग गए। तो उनमें से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो था वो था जैकोबिन क्लब। एंड जैकोबिन क्लब में जितने भी लेस प्रॉस्पेरस सेक्शंस होते थे सोसाइटी के, वो जो है अपने आइडियाज़ को डिस्कस करते थे, जो उन्हें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो शेयर करनी होती थी वो करते थे। फॉर एग्जांपल वॉच मेकर्स आ गए, प्रिंटर्स आ गए, सर्वेंट्स आ गए, डेली वेज वर्कर्स, वो इस क्लब को ज्वाइन करा करते थे और उसका लीडर जो था वो था मैक्सिमल रॉबेस्पियर। अब हम बात करेंगे 1792 को कि जैकोबिन जो है वो प्लान करती है एक विद्रोह पैरिसियंस के खिलाफ, जो कि किससे गुस्सा थे, जो हाई प्राइसेस हो रहे थे फूड के और जो शॉर्ट सप्लाईज थे। तो अगस्त 10 की मॉर्निंग में वो जो है पैलेस ऑफ ट्यूलिस को एकदम
स्टॉर्म कर देते हैं, एकदम जो है तबाह कर देते हैं। जितने भी किंग के गार्ड होते हैं उन्हें मार देते हैं और जो किंग है उसे बंदी बना के रख लेते हैं कुछ घंटों तक। देखो ये हो गया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जो मैंने आप बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन का। ये रहा, इधर से स्टार्ट करते हैं कि उसे जो है किंग को बंदी बना लिया गया था। लेकिन जो असेंबली है, जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली है, और न्यूली इलेक्टेड असेंबली कौन थी, जो जैकोबिन के मेंबर्स थे, वो वोट करते हैं दैट चलो भाई किंग को जो है अब जो बंदी बना रखे उन्हें हटा दिया जाए। एंड देयरफॉर जो लुई 16 था उसे 21 जैन 1793 को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया। और कुछ टाइम बाद जो उसकी क्वीन थी मैरी एंटोनेट, उसे भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। और इससे क्या हुआ दैट जो फ्रांस था, जो कि एक मोनार्की था, अब फ्रांस क्या हो गया, रिपब्लिक हो गया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर था 1793 से लेकर 1794 का पीरियड, जो कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का पीरियड था। तो देखो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने एक सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट का अपना जो है रूल चलाया था। वो जो भी उसे लगता था कि रिपब्लिक के खिलाफ है, चाहे वो पहले के नोबल्स हो, मतलब राजा के टाइम के नोबल्स हो, चाहे वो क्लर्जी हो, या जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर हो, या उसकी खुद की भी पार्टी के मेंबर्स जो कि उसके खिलाफ थे, उन्हें वो गिलोटाइन कर देता था। एंड जो उन्होंने उसने ना एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी थी वेजेस के लिए एंड प्राइजेस के लिए। एंड मीट एंड ब्रेड को राशन कर दिया गया था। जितने भी पीजेंट्स थे वो गवर्नमेंट को ग्रेन सेल करते थे एट फिक्स्ड प्राइजेस। जितना भी एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर था, ब्रेड था, उसे मना करके एक ऐसी ब्रेड का यूज़ चालू कर दिया था जो कि होल व्हीट से बनी हुई हो। जितने भी फ्रेंच मैन थे उन्हें सितोयन बुलाया जाएगा इंस्टेड ऑफ मॉन्सवेयर। एंड विमेन जो है वो सितोयन ही कहेगी इंस्टेड ऑफ मदामे। इक्वालिटी लाने के लिए हो रहा था ये सब। जितने भी चर्चेस थे उन्हें बंद करवा दिए गए थे, उन्हें ऑफिसेज में बैरक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता था। उसकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा हार्श थी फॉलो करने के लिए। तो रॉबेस्पियर फाइनली एग्जीक्यूट होता है 1794 पे, जहाँ पर इसे गिलोटाइन कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है रेन ऑफ टेरर क्या होता है और क्या क्या पॉलिसीज़ जो है फॉलो करवाई गई थी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर द्वारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। तो देखो इससे क्या हुआ, जैकोबिन गवर्नमेंट जो थी आपको पता है दैट वो ख़त्म हो गई थी, जिससे जितने भी प्रॉस्पेरस मिडिल क्लास है, जो अमीर मिडिल क्लास थे, वो पावर में आ चुके हैं। नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जो कि कहता कि जितने भी नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शंस है सोसाइटी के, नॉन प्रॉपर्टीड क्या कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो स्टेट ने भी 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए, जो कि एक एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करेगी, जो कि 5 मेंबर की होगी। तो देयर विल बी 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि अपॉइंट करेगी एक एग्जीक्यूटिव को, जो कि होगी 5 मेंबर्स की। और ये किसका काम था जी, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का। ठीक है, तो अब इससे एक और राइज मिला, एक और मिलिट्री डिक्टेटर को राइज मिला, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। अब हम उससे पढ़ने से पहले एक और चीज़ पढ़ेंगे कि क्या विमेन ने रेवोल्यूशन लड़ा था, क्या विमेन रेवोल्यूशन का पार्ट थी। तो देखो शुरू से ही जितने भी इवेंट्स थे फ्रेंच सोसाइटी के, विमेन ने उस पर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया अपने आइडियाज़ को डिस्कस करने के लिए। जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उन्हें डिस्कस करने के लिए वो पॉलिटिकल क्लब्स बनाने लग गई, न्यूज़पेपर्स जो है वो बनाने लग गई। एंड जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में ये डिक्लेयर किया था दैट उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा, तो वो ये डिमांड करती थी कि हमें वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, हम भी इलेक्टेड होना चाहिए असेंबली में, हमें भी वो अधिकार मिलना चाहिए कि हम पब्लिक ऑफिस में होल्ड करें, हमारे पास भी पावर हो। तो जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है वो कुछ स्टेप लेती है उनके फेवर में। जैसे वो कहती थी कंपलसरी स्कूलिंग की, हाँ भाई स्कूलिंग का अधिकार मिलेगा जितने भी वेमेन हैं। कोई फोर्स्ड मैरिजेस नहीं होंगी, जैसे जो पिताजी थे वो अपनी लड़कियों पे फोर्स करते थे मैरिज करने के लिए। एंड जो मैरिजेस है वो रजिस्टर्ड होंगी। डाइवोर्स अब दोनों मैन भी मतलब अप्लाई कर सकती थी, वीमेन भी अप्लाई कर सकती थी, लीगल कर दिया गया था। एंड जो वीमेन हैं जो जॉब्स है या स्मॉल बिजनेसेस हैं उन्हें रन कर सकती थी या उन्हें ट्रेन किया जा सकता था। तो जो मूवमेंट है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के वो चले तो 200 साल तक, लेकिन फाइनली 1946 में विमेन को वोटिंग का अधिकार मिल गया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कैसे स्लेवरी का एबॉलिशन हुआ, कैसे जो स्लेवरी है वो हटी। तो देखो जो स्लेवरी का एबॉलिशन है वो वन ऑफ द मेजर सोशल रिफॉर्म है। जैकोबिन ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है स्लेवरी का एबॉलिशन करवाने के लिए, लेकिन नेपोलियन ने 1804 में उसे दोबारा रीइंट्रोड्यूस कर दिया, दोबारा कहा कि ये तो स्लेवरी अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए। लेकिन 1848 में फाइनल स्लेवरी को फ्रेंच कॉलोनी से मतलब एबॉलिश कर दिया गया।
अब हम पढ़ेंगे द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो देखो कई सारे लॉज जो है वो पास किए गए रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट द्वारा, जैसे लिबर्टी आई, इक्वलिटी आई एवरीडे लाइफ में, जैसे सेंसरशिप भी अबॉलिश कर दी गई थी, एंड जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, आप अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करो, आप बोलो, वो एक नेचुरल राइट बना दिए गए थे। जितने भी व्यूज़ थे, जितने भी आइडियाज़ थे वो देश भर में फैले, कंट्री साइड में फैले, जितने भी प्लेस थे, सॉन्ग्स थे जो उन आइडियाज़ को कंटेन करते थे, जैसे लिबर्टी, जस्टिस, वो आइडियाज़ जो है काफ़ी हद तक उन्होंने एजुकेटेड पीपल को अट्रैक्ट किया। तो ऐसा चला कि जो लिबर्टी और इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के आइडियाज़ है वो तो देश भर में पॉपुलर ही होने लग गए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कैसे जो नेपोलियन है उसका सबसे पहले राइज हुआ, कैसे वो पावर में और फिर उसका फॉल हो गया, कैसे वो पावर से हट गया। तो देखो नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में किंग बन चुका था फ्रांस का, और वो एक ऐसी पॉलिसी खेलता था जहाँ पर वो मतलब ऐसे युद्ध लड़ता था और फिर अगर वो जीत जाता तो अपने किसी रिलेटिव को बिठा देता था, जिससे वो नए नए किंगडम जो है वो इस्टेब्लिश करता था। इसलिए कई लोग उसे मॉडर्नाइजर ऑफ फ्रांस भी कहते थे। कई सारे लॉज लाए, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन, वेट्स और मेजर्स का यूनिफॉर्म सिस्टम, डेसिमल सिस्टम का भी लाया था। लेकिन फाइनली 1815 में वाटरलू की वॉर में वो हरा दिया गया, लेकिन उसके जो मेजर्स थे वो उसके बाद भी कई टाइम तक चले थे। अब हम पढ़ेंगे लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जो आइडियाज़ थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, जैसे लिबर्टी या डेमोक्रेटिक राइट्स, वो यूरोप भर में काफ़ी पॉपुलर हुए। जो कॉलोनीज़ थी, जितनी भी टेरिटरीज थी साइड की, जितने भी देश भर की कॉलोनीज थी, वो इन्फ्लुएंस हुई फ्रीडम के आइडियाज़ से। एंड फॉरेन कैपिटिविटी है कि कैसे जो कोई भी बाहर रूरल आके रूल कर रहा है, वो हमारी कंट्री में क्यों रूल करे, उसे हटाना चाहिए। इंडिया में भी आइडियाज़ काफ़ी स्प्रेड हो, जिससे हमने ब्रिटिश रूल से भी इंडिपेंडेंस पाया। ठीक है, तो यही था हमारा चैप्टर। होप आपको समझ में आया होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी आप खुद करेंगे, एक्सप्लेन द राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन। ये भी नोट से ही है, मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ। होप आपने आंसर कर दिया होगा इसका। ये आ जाएगा जो पूरा इसका प्रोसेस था कि कैसे उसने आपको क्राउन किया, इजहर से लेकर कि कैसे वो वाटरलू में हार गया था। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको नोट्स के लिंक चाहिए तो वो आपको कम्युनिटी पे मिल जाएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास इतने एक्सेस नहीं है कि मैं लिंक जो है वो एक्सेस कर सकूँ, तो इसलिए मैं इनकी जो है स्क्रीनशॉट लेके कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूँगी, वो आप चेकआउट कर लेना। और मेरे चैनल पे ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, सो डू चेक इट आउट। बाय बाय।